हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग संवैधानिक विकास के मतलब 1919 तक हम लोग कर चुके थे। हम लोग का प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसी कड़ी में हम लोग एक इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर आए हैं, बंगाल का विभाजन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और संभावना रहता है बीपीएससी चाहे किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एक क्वेश्चन आने का। दोस्तों तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन बिना कर्जन से शुरू नहीं होगा, क्योंकि बंगाल का विभाजन कौन से गवर्नर जनरल के समय हुआ? कर्जन के समय हुआ। दोस्तों, कर्जन जो था एक साम्राज्यवादी मानसिकता वाला गवर्नर जनरल था। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये ब्रिटिश साम्राज्य को मतलब भारत में बढ़ाने के लिए ये आया था और वही सोच कर आया था कि भारत में ब्रिटिश कंपनी का, ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करेंगे। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन साम्राज्यवादी मानसिकता वाला गवर्नर जनरल था और कर्जन ने कांग्रेस के महत्व को कम करने का प्रयास किया। दोस्तों, उस समय की सबसे मजबूत पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी कौन थी? कांग्रेस। और कांग्रेस ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। तो कर्जन का मानना था कि अगर भारत में कांग्रेस अगर कमजोर हो जाएगा तो भारत में जो जो बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद है या देशभक्ति की भावना है वो दोस्तों कम हो जाएगा। तो कर्जन ने कांग्रेस के महत्व को कम करने का प्रयास किया और कांग्रेस को गंदी चीज कहकर संबोधित किया। और ये भी बोला कर्जन ने बोला कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है और मेरा ये दिल्ली ख्वाहिश है कि मैं कांग्रेस को पतन की ओर जाते हुए देखूं। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये कर्जन का है और कर्जन ने कांग्रेस के महत्व को कम करने के लिए ऐसी बातें बोला था, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। दोस्तों, आपको पता है कि अगर अकबर की बात करते हैं, हम जहांगीर की बात करते हैं, शाहजहां की बात करते हैं, शुरुआत में बाबर, उसके बाद हुमायूं की बात करते हैं, तो ये सभी जो मुगल बादशाह थे कट्टर नहीं थे, लेकिन थोड़ा औरंगजेब की नीतियां कट्टर थी। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये एक चीज ये पूछा था बीपीएससी में, 67 बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा दोस्तों कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र या बिजली की तरह गिरा, ये कथन किसका था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। दोस्तों, अगर आप मार्केट का छिटपुटिया किताब पढ़ोगे तो ये सब नहीं मिलेगा। थोड़ा अच्छा से पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बिजली की तरह गिरा, ये कथन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि एक तो हम हिंदू और मुस्लिम एक होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे और उसी समय मतलब धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इससे दुखी होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये कहा था। ठीक है, और बंग भंग या बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये तो नॉर्मल है। ये देखो, ये भी स्टेटमेंट आप याद करके रखिएगा कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह था। सही, जाहिर सी बात है भाई साहब। ये कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले। और बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, ये भी बात किसने कहा दोस्तों? गोखले ने कहा। ये सब याद कर लीजिएगा, ये काफी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और गांधी जी ने क्या बोला? देखिए कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। दोस्तों, अंग्रेजों की नीयत थी कि भारत में हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ दिया जाए और भारत में लंबे समय तक शासन किया जाए। ये बात भारत के लोगों को अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आई थी, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद भारत के लोगों को यह एहसास हो गया कि अंग्रेज जो है हमें तोड़ना चाहते हैं। याद रखिएगा, बांटो और राज करो का नीति था इनका, ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ, यानी भारत के लोग जान गए कि अंग्रेज क्या हैं और रियल में वो जागरण हो गया उनका, यानी कि वो जागृत हो गए कि हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आप याद रखिएगा, काफी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। बंगाल बहुत बड़ा एरिया था भाई साहब, 8 लाख जनसंख्या थी सिर्फ बंगाल प्रांत का, क्योंकि बंगाल प्रांत में पहले पश्चिम बंगाल, देखो ये जो बंगाल में
बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी बंगाल शामिल थे। यानी कि पूर्वी बंगाल, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो भी आपका बंगाल का हिस्सा था। दोस्तों यहाँ 8 लाख मत करना, 8 करोड़ था पूरा आबादी जो बंगाल का था, 8 करोड़ था। और दोस्तों ये बंगाल जो एरिया था काफी मतलब एक तो उपजाऊ था, और दूसरा बात ये काफी बड़ा था, और अंग्रेजों को यहाँ से राजस्व बहुत ज्यादा आता था, और अंग्रेज कभी भी बंगाल को खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए अंग्रेज जो है, चूंकि बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना काफी तेजी से उभर गया था, राष्ट्रवाद मतलब कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा बंगाल में ज्यादा पनप रहा था, और इसको अंग्रेजों ने टारगेट किया और बोला कि कर्जन ने बोला कि हम बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं। देखो ये अंग्रेज की यहाँ चाल थी दोस्तों, उनका कहना था कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बंगाल पे हम जो है जब तक इसको 2 भाग में नहीं बांटेंगे तब तक हम शासन अच्छा से नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता क्या था बंगाल विभाजन का दोस्तों, कि बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना, यानी जो बंगाल में देशभक्ति की भावना पनप रही थी, अंग्रेज उसको दबाना चाहते थे। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि बंगाल विभाजन का क्या कारण था, तो क्या मारिएगा, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना, ये आपका सटीक आंसर होगा। यानी कि अंग्रेज की कथनी और करनी में बहुत अंतर था दोस्तों, इसीलिए वो बोले जरूर कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए मतलब इसको बांट रहे हैं, लेकिन वास्तविक कारण क्या था दोस्तों, कि बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वो बांट दिया, क्योंकि उनकी एकता भंग हो जाए। दोस्तों ये थोड़ा सा डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यहां से परीक्षाओं में गेम खेले जाते हैं, आप गेम में फंसिएगा मत। 3 दिसंबर 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया, तो 3 दिसंबर 1905। 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जनता के सामने पेश हुआ कि हम बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं, और ये पूर्वी बंगाल होगा, ये पश्चिमी बंगाल होगा। तो ये प्रस्ताव कौन डेट में पारित हुआ, 19 जुलाई 1905। और दोस्तों ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई, कह दिया गया कि हम बंगाल विभाजन को घोषणा कर दिया कि हम बंगाल विभाजन कर दिए। और याद रखिएगा, जैसे ही ये घोषणा हुआ 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध होना शुरू हो गया दोस्तों, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया दोस्तों, लागू हो गया। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन ने कब किया, तो 20 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, तो बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों और तीनों, ये चारों डेट, पांचों डेट आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और इसने क्या किया, जो बांट दिया, अगर आपको मैप पे अगर आप देखोगे भारत का नक्शा, तो इधर का एरिया जो आज बांग्लादेश है, और इधर का एरिया कोलकाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। अब ये 2 भागों में बांट दिया। तो ये जो बांग्लादेश है पहले क्या कहा जाता था, पूर्वी बंगाल, और इधर पूर्वी बंगाल हो गया, इधर पश्चिमी बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन है, इधर जो हमारे भारत में जो एरिया रहा, इधर वाला में पश्चिम बंगाल में और कौन कौन शामिल थे, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड शामिल थे। और इधर का भाग जो पूर्वी बंगाल हुआ, जिसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, तो पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल आया ढाका, चटगांव और असम। असम जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, याद रखिएगा, 2 भागों में बांट दिया गया। और पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया दोस्तों, फ्रेजर को। और पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया, ब्लूमफील्ड फुलर। ये दोनों ये परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था दोस्तों, तो बंगाल का गवर्नर कौन था, फ्रेजर। देखो प्रांतों में गवर्नर होते थे और पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल होते थे। तो गवर्नर जनरल कर्जन था, लेकिन सिर्फ अगर पूछ दे कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो क्या मारिएगा, फ्रेजर, ठीक है। ब्लूमफील्ड फुलर का ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि अंग्रेजों की नीयत क्या थी। ब्लूमफील्ड फुलर कहते हैं कि भारत में हमारी 2 पत्नियां हैं, हिंदू और मुस्लिम पत्नी हमें ज्यादा प्रिय है। इस बात से हम आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है हिंदू और मुसलमानों को एकदम बांटने की रणनीति पे काम कर रहे थे, ठीक है। अब बंगाल विभाजन के लिए पूरे देश में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। तो बंगाल विभाजन का जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये उस समय के सबसे अच्छे नरम दल के नेता थे, याद रखिएगा। आज जिस समय देखो बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को,
तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि हम जो है राखी दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या मनाएंगे? राखी दिवस, यानी कि सभी लोग एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का परिचय देंगे और अंग्रेजों के बंगाल विभाजन का हम लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और याद रखिएगा, राजेंद्र द्विवेदी साहब ने 16 अक्टूबर 1905 के बंगाल विभाजन के मतलब लागू होने वाले दिन को शोक दिवस मनाने के लिए कहा, क्योंकि हमारे लिए दुख की बात है कि हमें धर्म के नाम पर बांट दिया गया है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और 1905 में कांग्रेस भी इसमें कूद गया और कांग्रेस के द्वारा बनारस में अधिवेशन हुआ और बोला गया कि हम भी बंगाल विभाजन का दोस्तों विरोध करेंगे। और इस बंगाल विभाजन का जो विरोध के लिए कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संगठन बनाया था दोस्तों, ये बीपीएससी और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ चुका है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोखले साहब थे। इस चीज को भी आप याद रखिएगा दोस्तों। तो आप इस देखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ तो एक याद रखिएगा, बंगाल विभाजन ने बंगाली मुसलमानों के एकता का एक ऐसा अवसर दिया कि वो मुगल काल में भी नहीं था। ये बात कर्जन ने बोला। कर्जन ने बोला कि हमने मुसलमानों को एक करने का एक ऐसा अवसर दिया बंगाल विभाजन में कि ऐसा एकता का अवसर मुगल बादशाहों ने भी इनको नहीं दिया। यानी कर्जन ये बताने का प्रयास किया कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया काम किया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही बंगाल विभाजन का आपको बताए थे कि जैसे ही बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ, उसी के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से पारित हो गया। यानी कि बंगाल विभाजन या बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। भारत के लोगों का मानना था कि अंग्रेजों ने हमारे साथ अच्छा काम नहीं किया दोस्तों। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का नींव रखा गया कलकत्ता के टाउन हॉल से। तो आपसे पूछे कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कौन से घटना के बाद हुई? तो बंगाल विभाजन के बाद। और कहां से स्वदेशी आंदोलन को पारित किया गया? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। अंग्रेजों को यह बताने का प्रयास किया गया कि हम जो है आपका विद्रोह, आपका जो बंगाल का विभाजन किया, इसका विरोध करेंगे और अपने देश में स्वदेशी आंदोलन को, यानी अपने स्वदेशी मतलब अपने देश में आंदोलन चलाएंगे, स्वदेशी आंदोलन। इसलिए प्रस्ताव पारित हुआ कलकत्ता के टाउन हॉल से। इंपॉर्टेंट है। और इसमें कहां पर? कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सम्मेलन कासिम बाजार के महाराजा अबिंद्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन बुलाया गया बंगाल के लोगों को, ठीक है। और इसी सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में फेडरेशन हॉल बनाने की बात की कि एक फेडरेशन हॉल बनाएंगे जहां पर हम इकट्ठा होंगे और अंग्रेजों के इस बंगाल विभाजन के जो अत्याचार हुआ था इसका विरोध करेंगे, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण पूछे जाते हैं तो बंगाल विभाजन, न बंगाल विभाजन होता और न भारत में क्या होता, आपको स्वदेशी आंदोलन शुरू होता। तो स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? मानिएगा, बंगाल विभाजन। और स्वदेशी आंदोलन में 3 बातें रखी गई: बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। कहने का मतलब है बॉस कि स्वदेशी आंदोलन में कहा गया कि हम अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देंगे। यानी कि हम अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज में हम पढ़ने नहीं जाएंगे, पढ़ाने नहीं जाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें अपना टीचर हो और अपना स्कूल हो। ये सब याद रखिएगा, ये 3 बातें काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की नीति बनाया गया 1905। वही आपको कहने का मतलब है स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि आप स्वदेशी आंदोलन है जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हो साहब, ये ठीक नहीं है। पश्चात यानी कि मतलब जो पश्चिम का, जो मान लो यूरोप और पूरब के मध्य बेहतर संबंध हो, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला। चूंकि देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बीपीएससी मेंस आप पढ़ने जाओगे तो टॉपिक ही है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का मतलब जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उस पर एक क्वेश्चन आता है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जो अंतरराष्ट्रीय इसको कह सकते हो अंतरराष्ट्रीयवाद का सिद्धांत, यानी कि इंटरनेशनलिज्म पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसका उनका दर्शन है। उनका मानना था कि पूरा विश्व एक मिलकर रहे, वो ज्यादा अच्छा है। तो इनका अपना सोच था, महान व्यक्ति रहे, ठीक है।
और बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव पहली बार किसने दिया दोस्तों? कृष्ण कुमार मित्र। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि विदेशी वस्तुओं को जला दो, याद कर लो, जला दो इसको, ठीक है। विदेशी वस्तुओं को घर में घुसने मत दो, घर में मत ले आओ, ठीक है। और याद रखिएगा प्रस्ताव का समर्थन कौन किए? मार्गरेट अल्वा। दोस्तों ये भी बहुत फेमस नाम है, मार्गरेट अल्वा। ये जो थी स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, ठीक है। ये आयरलैंड की रहने वाली थी और ये इतना प्रभावित हो गई स्वामी विवेकानंद से कि ये भारत में मिलने आ गई इनसे और इनकी शिष्या बन गई। तो याद रखिएगा मार्गरेट अल्वा को स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता नाम दिया, सिस्टर निवेदिता नाम दिया। तो ये पूछे जाते हैं कि मार्गरेट अल्वा को सिस्टर निवेदिता किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। और याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिस्टर निवेदिता को क्या कहा? लोक माता, मतलब जनता की माता, ठीक है। और अरविंदो घोष ने सिस्टर निवेदिता को अग्नि शिखा कहा था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार, अच्छा, वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के समय इसका शीर्षक गीत बन गया। पूछता है कि वंदे मातरम किस आंदोलन के समय शीर्षक गीत बन गया? तो क्या मारिएगा? स्वदेशी आंदोलन। और ब्रिटिश पत्रकार था एक नवीन सन, ये स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल में मौजूद था, यानी कि ब्रिटिश था लेकिन भारत के समर्थन में इसने पेपर में लिखना शुरू किया और ब्रिटेन में ये बताने का प्रयास किया कि बंगाल के विभाजन अंग्रेजों ने गलत किया है, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और आपको बताया कि बहिष्कार जो था हमको करना था अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना दोस्तों, याद रखिएगा। कब बना? 1906 में, स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और अमार सोनार बांग्ला पूछता है कि कौन से ऐसे एक महान व्यक्ति रहे जो 2 देशों के राष्ट्रीय गान को लिखे हैं? तो एगो जनगण मन हमारे लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और अमार सोनार बांग्ला किसके लिए लिखा? तो बांग्लादेश के लिए। तो याद रखिएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस अवसर पर लिखा उन्होंने? याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन के समय या बंगाल विभाजन के समय। फेडरेशन हॉल बनाने की बात कहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला था कि बंगाल विभाजन के विरोध में एक फेडरेशन हॉल बनेगा और उस फेडरेशन हॉल का नींव किसने रखा? आनंद मोहन बोस। भाषण भी उन्हीं को देना था लेकिन वो बीमार पड़ गए, तो उस फेडरेशन हॉल के नींव डालने के बाद भाषण देने का जब बारी आया तो भाषण किसने दिया दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये संजीवनी पत्रिका को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये संजीवनी पत्रिका जो था, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण, बंगाल विभाजन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो संजीवनी पत्रिका को याद रखिएगा। और स्वदेशी जो आंदोलन था दोस्तों सिर्फ बंगाल में नहीं था, अब देखो कहां कहां यह विस्तार कर गया, यानी अखिल भारतीय स्तर पर इसका विस्तार हो गया पूरे भारत में, ठीक है। देखिए मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले। ये सब याद कर लीजिएगा। पुणे में तिलक साहब थे और इनकी बेटी थी, याद रखिएगा, इनकी बेटी थी केतकी और वो भी इस आंदोलन में सक्रिय थी। दिल्ली में हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व संभाला और पंजाब में लाला लाजपत राय ने आपको स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व संभाला। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है दोस्तों? शेरे पंजाब या पंजाब का शेर कहा जाता है। और याद रखिएगा, और ये जो लाला लाजपत राय हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और लाला लाजपत राय का एक पत्रिका है, याद रखिएगा, इसको बीपीएससी में पूछा गया 67 में, अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा? लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, ठीक है। देखो हम यहां बात कर रहे हैं थोड़ा टेक्निकल भी समझना जरूरी है कि बंगाल विभाजन जो रहा उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तो बहुत सारे जो वर्ग थे, किसान वर्ग, याद रखिएगा। देखो इस बंगाल विभाजन में महिलाओं ये सब याद रखिएगा, टेक्निकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल स्वदेशी आंदोलन के बाद जो बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसमें महिलाओं और छात्रों ने जमकर भाग लिया। यानी कि स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने जमकर भाग लिया और बोली कि हमारे घर में विदेशी सामान अगर आया पति को तो आप घर में घुसने नहीं देंगे, सामान को भी नहीं घुसने देंगे और आपको भी घुसने नहीं देंगे। याद रखिएगा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया और छात्रों ने। याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन से कौन कौन लोग थोड़ा दूरी बनाए?
तो किसान, जो कि किसान बेचारा गरीबी में अपना किसानी में फंसा हुआ था, तो आंदोलन में ज्यादा महत्व मतलब उसका योगदान नहीं था। तो किसानों ने स्वदेशी आंदोलन में कम रुचि दिखाया है बंगाल विभाजन में। और याद रखिएगा दूसरा जो है मतलब मैक्सिमम मुसलमान जो रहे, मैक्सिमम मुसलमान मतलब अधिकतम मुसलमान इससे दूरी बनाकर ही रहे, कुछ मुसलमान इसमें सक्रिय रहे। जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली में हैदर उदर रजा जो है, जो पढ़े लिखे मुसलमान थे, जिनको पता था कि ये गलत हुआ है, उन्होंने क्या किया, इसमें साथ दिया, लेकिन अधिकतम मुसलमानों ने इससे दूरी बनाए रखा। ठीक है, इन तमाम बातों के बाद अरुणडेल समिति बना। ठीक है, और अरुणडेल समिति ने बोला कि नहीं भाई साहब, ये बंगाल विभाजन गलत हुआ है, इसको रद्द किया जाए। तो याद रखिएगा, पूछता है कि किस समिति के सिफारिश के आधार पर बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो कौन सा समिति है दोस्तों? अरुणडेल समिति। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसी को ध्यान में रखते हुए तीसरा दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। तीसरा दिल्ली दरबार कब हो रहा है दोस्तों? 1911 में। और 1911 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ। और यहीं पर याद रखिएगा, ब्रिटेन के सम्राट आए थे, जॉर्ज पंचम। कौन? जॉर्ज पंचम और रानी मेरी। ठीक है, इनके स्वागत में दिल्ली दरबार हुआ। और दिल्ली दरबार में याद रखिएगा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने का घोषणा कर दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स किसने बनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय कला को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। तो इस तरीके से आपका बंगाल विभाजन का हर एक वो पॉइंट हम लाने का प्रयास किए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो काइंडली हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा और हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाएंगे। अपना ध्यान रखिए।